आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का इस करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे खुशी की बात यह है कि आज करंट अफेयर्स का ये 100 पार्ट 100वां पार्ट है और 99 क्लासेस इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो 1 जनवरी से करंट अफेयर्स को ज़रूर देखें और हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चंस देखेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर गए हैं? आप फटाफट उनका नाम बताइए। मैं बताता हूं कि वो किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो वो 2 देशों की यात्रा पर गए हैं। एक का नाम है युगांडा और मोजाम्बिक। देखिए, ये जो है 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इन दोनों देशों की यात्रा करेंगे। 10 से 13 अप्रैल तक युगांडा और 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये बात भी याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। और विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर। बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे सारे विद्यार्थी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और लिखते भी हैं साथ में। इसीलिए आज थोड़ा सा थकावट थी, शरीर में दर्द थी, सर दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्लास बनाई और आप लोगों के सामने रखी। आप लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा इतनी मुश्किल से तो आप लोग थोड़ी सी बात माने हैं। अगर क्लास ब्रेक हो जाएगी तो आपका रिदम टूट जाएगा। लिख लीजिए। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, मोजाम्बिक देश में जाने वाले ये पहले विदेश मंत्री हैं। दूसरी बात है कि भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित होगी, तो वो कौन सा राज्य है? देखिए, लिखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, सब कुछ जो भी करना होगा आप करते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे बिना कोई अतिरिक्त बात किए हुए। किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित की गई है? तो लिखिए, भारत, बांग्लादेश और जापान में त्रिपुरा राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित की है। ठीक है, ये इसलिए आयोजित की गई है कि ये सारे देश मिलकर क्या करेंगे? आपस में बातचीत करेंगे, आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे तीनों देश किस तरीके से काम करें। कई मुद्दों पर चर्चा होगी कि कैसे कैसे विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है आज का। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण कहाँ बना है? तो ये बना है महाराजगंज। वास्तव में कर दिखाया। कैसे? विश्व का वर्ल्ड जीके बदल गया है। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारा देश कई चीज़ों में प्रथम स्थान पर आ गया है। लगातार रैंकिंग सुधर रही है। आप अगर पिछली रैंकिंग देखेंगे और अब की रैंकिंग देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर हम एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो विश्व का पहला किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? ये बना है महाराजगंज। महाराजगंज किस राज्य में है? तो महाराजगंज
उत्तर प्रदेश में है, महाराजगंज यूपी में है और जयति संरक्षण एवं प्रजनन क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है। अगर क्षेत्र की बात करें तो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, और अगर हम बात करें उद्घाटन इसका कौन करेगा, तो उद्घाटन इसका करेंगे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। अगर इसकी लागत की बात की जाए तो लागत लगभग 15 करोड़ रुपए आएगी। विश्व का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। गिद्ध जो है संकटपन्न प्रजातियों में रखे गए हैं। IUCN लिस्ट में ये विलुप्त प्राणियों में बहुत पहले थे। ये गिद्ध जो है इनको जटायु कहा जाता है। रामायण काल में रामचंद्र जी ने जटायु का अपने हाथों से दाह संस्कार किया था। ये इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन अब एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बाघों की चर्चा करेंगे। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। ये क्वेश्चन भी उन्हीं प्रश्नों में से एक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें याद करने का प्रयास करेंगे। यह रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है स्टेट ऑफ टाइगर 2022। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो ये हो गई है 3167। ये जो रिपोर्ट जारी की है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की है। क्यों जारी की है? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की। दूसरी बात, एक टैगलाइन दी और कहा अमृत काल का टाइगर विजन जारी किया। कहा पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को एक साथ आकर काम करना होगा ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। अगर हम इसकी बात करें 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो थी 2967। अगर मैं बात करूं 2022 में, देखिए 2022 में जो संख्या थी वो 200 प्लस होकर कितनी हो गई? 3167। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों शुरू किया गया था जब 1973 में, तो बाघों की जो कुल संख्या थी वो मात्र 1800 रह गई थी। भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप बताएंगे, आप बताएंगे 53वां कौन सा टाइगर रिजर्व है
और 52वां कौन सा टाइगर रिजर्व है। अभी 2 टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं, बने नहीं हैं। जब बनेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और भी हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे पहला बाघ रिजर्व। पहला बाघ रिजर्व कब बना? तो पहला बाघ रिजर्व बना था 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। नामदफा तो जो है सबसे ऊंचा है, नागार्जुन सागर श्री सैलेम बाघ रिजर्व। और सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये है नामदफा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। 18 राज्यों में, भारत के 18 स्टेट में, 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों जगह ही नहीं बची है तो कहाँ लिखें? चलिए बाकी की चीज़ें हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की जो संख्या है वो 526 है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी भी स्टूडेंट को मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। ये डेटेड जो हैं ये भूल जाते हैं हम लोग, और परीक्षा में 1 से 2 नंबर की तारीखें बहुत पूछी जाती हैं, तिथियां बहुत पूछी जाती हैं। 4 नंबर याद रखेंगे। फिर हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह रिपोर्ट जारी की है और एक लाइन जारी की है, टैगलाइन जारी की है, अमृतकाल का टाइगर विजन जारी किया। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, 2022 में 200 प्लस हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था तो मात्र 1800 संख्या थी, बीच में बहुत ज़्यादा घट गए थे, फिर से ध्यान दिया गया और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं, तो अपना देश है भारत। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्यों मनाया जाता है ये? होम्योपैथी के संस्थापक जिनका क्या नाम है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। हैनीमैन इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ज़रूर। और आपको अगर बताएं तो इनका जो जन्म है वो दोस्तों 10 अप्रैल 1755 में पेरिस में हुआ था। बहुत पहले स्थापना कर दी थी।
होम्योपैथी का इलाज जो है वो कहते हैं कि धीरे धीरे असर करता है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आइए जानते हैं किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसको दिया गया है? 6 नंबर प्रश्न है, CR राव को दिया गया है। CR राव को दिया गया है और ये सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में की गई थी। हर 2 वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों एक बार आप याद कर लीजिए CR राव, अगले 2 साल तक कोई भी परीक्षा होगी तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें $80,000 की नगद राशि दी जाती है। और अगर हम बात करें CR राव जी का जन्म, इनका जन्म 1920 कर्नाटक में हुआ था। 1920 कर्नाटक में 1920 में एक महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा आंदोलन चलाया था, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। लक्ष्य इसका रखा गया था कि अंग्रेजों का कोई भी काम भारतीय नहीं करेंगे। कपड़े प्रेस से लेकर घास काटने तक का जो काम था वो सब भारतीयों को दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसमें अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है, इसीलिए कहा गया था असहयोग आंदोलन, जो कि चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को। उसमें कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। सही भी था, गलत कुछ नहीं था। वो लोग महिलाओं पर लाठी बरसाने जा रहे थे। इसको देखकर पुरुष जो है थोड़ा सा आक्रोशित हो गए थे और उसी लिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था चौरा चौरी घटना के बाद, जिससे महात्मा गांधी जी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। चलिए खैर हम चलते हैं, किस राज्य में वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पहुंच गए हैं। धीरे धीरे आप लोग पीछे से नोट करते रहिए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है, क्यों शुरू किया है सबसे पहले ये समझते हैं। अभी अभी अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को चीन ने नाम बदल दिए हैं, जबकि भारत ने इसको बिल्कुल मना किया है। चक्कर क्या है, आइए इसको समझते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी चीन से बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती टूटे, इसलिए वो उस समय बिल्कुल चुप थे। चीन अपनी मनमानी करता था। जब तिब्बत को चाइना ने हथिया लिया, उस विषय में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि उन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्हें मना करना चाहिए था, उन्हें तिब्बत के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज की डेट में जैसे हम लोग भूटान के साथ खड़े हैं, वैसे ही तिब्बत का भी साथ देना चाहिए था। लेकिन उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, वे अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते थे। आज की डेट में चीन बिल्कुल हमारा पड़ोसी दुश्मन देश हो गया है और बहुत ही खतरनाक है। सच बात यह है, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब वो भारत पुराना भारत नहीं रह गया है, भारत अब बहुत बदल गया है। आइए वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम को आपको बताते हैं। वाइब्रेट विलेजेस
प्रोग्राम। क्या है ये, समझिए इसको। ये कहाँ शुरू किया गया है, सबसे पहले समझिए किसने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने शुरू किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जब भी इनका नाम आता है तो हम आपको बताते हैं कि इनके पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। भारत के सबसे पूर्वी गांव किबिधु से इसका शुभारंभ हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखिए इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, जितने भी सीमावर्ती हमारे इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 19 जिलों में 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों का विकास किया जाएगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है मामला, मैं पार्ट को डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में कतई भी दिक्कत ना हो। ये हमारे थे 7 क्वेश्चन। आप चाहें तो इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो तुरंत हम अगले प्रश्न की ओर स्विच हो जाएंगे। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न को भी मैं बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। मैं चाहता हूं कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ें, रोज़ पढ़ें, क्योंकि आप कहीं से भी असफल ना हो, ठीक है। आइए बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न क्या कहता है हमारा, कह रहा है ऑरलियंस मास्टर्स 2023, ऑरलियंस मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। उनका नाम है प्रियांशु राजावत। उनका नाम है प्रियांशु राजावत। ये बात भी याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, ये भारतीय पुरुष एकल बैडमिंटन के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगली बात यह है कि ये जो ऑरलियंस मास्टर्स है यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। दूसरी बात कि इसे किसने ऑर्गेनाइज किया, देखेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2023, जिसे अगर शॉर्ट में कहें तो BWAF भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में। और अगर इसी की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। और ये कहाँ है, तो ये है मलेशिया में। कोई
याद नहीं करता है। सदस्य देश कितने हैं? 194। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे छत कोई देखते हैं, कोई पड़ोसी की कॉपी में झांकते हैं, कोई कहीं कुछ, कहीं कुछ, कोई कुछ। ये सब नहीं, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा, जो कठिन लग रहे हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही पठार पढ़ाना चालू किया, लोग परेशान होने लगे, कहने लगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, वही चीज़ें जो सरल लगती हैं उन्हीं को आप बार बार पढ़ना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ कठिन लगती है तो आप लोग पता नहीं क्यों उससे भागना चाहते हैं, जबकि मज़ा दोस्तों उसी चीज़ में है जिसको लोग कहें कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। उसी को तो करने में आनंद है। आर्लियंस मास्टर 2023 का खिताब हमने देखा। किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति जी शामिल हुई हैं? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। बहुत अच्छे से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस हाईकोर्ट के बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिससे आपकी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। आइए देखें, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई हैं? उस हाईकोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट। प्लेटिनम दोस्तों 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अगर हम बात करें इसके चीफ जस्टिस कौन हैं, कुछ भी दोस्तों पूछा जा सकता है। संदीप मेहता जी इसके चीफ जस्टिस हैं। अगर हम बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है, तो वो अनुच्छेद है 214। अगर एक को पलट देंगे, 124 कर देंगे, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाएगी। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए 10 वर्ष वकालत किए हुए हों। और रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? रिटायरमेंट की उम्र होती है 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायर होने की उम्र होती है 65 वर्ष। ये कुछ याद रखेंगे। कुल हाईकोर्टों की संख्या भारत में कितनी है? 25 है। 25वां हाईकोर्ट कौन बना है, ये आपको बताना है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर किसने जारी किया है? इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएंगे और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी इसमें देंगे। जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा इन चीज़ों से। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर, गो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक कवर। दोस्तों समझिए इस बात को कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग के द्वारा ये जारी किया गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। कहाँ जारी हुआ दोस्तों? ये सिक्किम में जारी हुआ। सिक्किम जो राज्य है ये 16 मई, नहीं पहले सह राज्य आपको बताते हैं। ये पहले भारत का सह राज्य बना, ये हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब तिब्बत में सब मारपीट हुई, जब देखा सिक्किम ने कि हाँ वाकई में चाइना हमला करके हमें एक दूसरे से अलग कर सकता है, तो सिक्किम ने कहा पहले हम शामिल होकर देखेंगे, पूर्ण राज्य नहीं बनेंगे, सह राज्य बनेंगे। और सह राज्य बने तो 35वां संविधान संशोधन हुआ। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ और उसके बाद 35वां संविधान
संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये 2 संविधान संशोधन है, बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, क्या बता पाएंगे आप? 72वां, 73वां, 1992 किससे संबंधित थे? ये सारे संविधान संशोधन अगर आपको आते हैं और अगर आप इतना होमवर्क कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले HALIL-2 का परीक्षण किया है? 25 हाईकोर्ट हैं दोस्तों इस समय। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो इसका उत्तर है, उत्तर ही है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? दक्षिण कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा इनको अलग करती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है अमित मिश्रा। और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? ये लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये खिलाड़ी हैं। RBI ने किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने रेपो रेट अभी अपरिवर्तित रखी है। रेपो रेट अपरिवर्तित रखी गई है 6.5। स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। किस समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो बैंक है इंडियन बैंक। कौन सी बैंक है दोस्तों? इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में, जिसका मुख्यालय है चेन्नई। इसका मुख्यालय है चेन्नई। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब आपको बताते हैं किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? उस देश का नाम है बांग्लादेश। EVM हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया है? कल हमने पूछा था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। बहुत अच्छा लगा। देखिए कमेंट बॉक्स से ये होगा, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी और मुझे भी पता चलेगा कि आपने वास्तव में कुछ लिखा है, कुछ किया है। वैसे तो हम पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, पढ़ाई में समय देना बहुत ही आवश्यक है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसकी सीमा से विवाद है? किस देश की सीमा का विवाद है? बताएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी किसने की? बांग्लादेश में ने अपनी अभी पहला सबमरीन वेस्ट चालू किया है, ये भी याद रखेंगे। एक बात और आपको बताते हैं, बांग्लादेश की पहली महिला जिन्होंने K2 पर फतेह हासिल की, K2 पर फतेह हासिल की। K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ऐसे 75 चोटियां हैं, उनमें ये सबसे ऊंची चोटी है ये। और अपने जो माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है,
इस पर किसने फतेह हासिल की, देखें आपको याद है कि नहीं। अभी अभी हमने पिछले करंट अफेयर्स की क्लासेस में इसको बताया था क्वेश्चन को, देखते हैं आपको अभी तक याद है कि नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी किसने की, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का करंट अफेयर्स जरूर याद रखेंगे। नागालैंड ने मेजबानी की। नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, पूर्वोत्तर राज्य है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 15 क्वेश्चन को पढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास हमने किया है। आप सभी को समझ में अगर आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो पहले से है ही। रोज़ के रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी। जिस दिन कोई बहुत अर्जेंट वर्क होगा भले ही उस दिन ना आए, नहीं तो हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग मन से तैयारी करिए। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं आराम से मन से तैयारी करें। कोई समस्या होने पर तत्काल हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग बिल्कुल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आज अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।